everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Parts of a sentence. वाक्य के प्रकार. जनरली वाक्य के दो प्रकार होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं. नंबर 2 प्रेडिकेट, जिसे हम हिंदी में विधेय कहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी कर्ता. The subject is the part of a sentence or clause that commonly indicates what it is about or who or what performs the action. जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, वो इंडिकेट करता है, वो संकेत कर रहा है कि हम सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं या फिर कौन एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, कौन एक क्रिया कर रहा है, वो होता है हमारा कर्ता. हाउ टू फाइंड अ सब्जेक्ट. अब क्वेश्चन ये होगा कि हम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करें, एक कर्ता को कैसे फाइंड करें कि इनमें से सब्जेक्ट कौन सा है. आस्क who or what in a sentence and the answer will be the subject. आप एक सेंटेंस में प्रश्न पूछिए, वाक्य में पूछिए कौन या फिर क्या, who या फिर what, और जो जवाब आएगा वो कर्ता ही होगा. जैसे जॉन इज इंटेलिजेंट, जॉन बुद्धिमान है. अगर हम इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में प्रश्न पूछते हैं जैसे कौन बुद्धिमान है, तो आंसर होगा जॉन, और जॉन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है जिसके बारे में बातें हो रही हैं. अनाया इज प्रिटी, अनाया सुंदर है. कौन सुंदर है? अनाया. तो यहाँ पर अनाया सब्जेक्ट है और यहाँ पर इसी के बारे में बात की जा रही है. नंबर 3 जॉन इज रीडिंग अ बुक. जॉन एक पुस्तक पढ़ रहा है. पुस्तक कौन पढ़ रहा है? जॉन. जॉन यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर जॉन एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. ऊपर के दो एग्जाम्पल में सिर्फ हम सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में बात कर रहे थे, जैसे जॉन बुद्धिमान है, अनाया सुंदर है. एक सेंटेंस में उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही थी. लेकिन थर्ड एग्जाम्पल में सब्जेक्ट एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट एक काम कर रहा है. जॉन एक पुस्तक पढ़ रहा है. तो सब्जेक्ट को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. या तो किसी सेंटेंस में उसके बारे में बात हो रही होती है, या फिर कोई अगर एक एक्शन को परफॉर्म करता है तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है. अनयूजुअल सेंटेंसेस, जिसमें आते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस. वो सेंटेंस जिसमें हम एक कमांड करते हैं किसी को या किसी को ऑर्डर देते हैं. These are differ from conventional sentences in that their subject, which is always you, is understood rather than expressed. Imperative sentence में कभी भी सब्जेक्ट हमें दिया नहीं होता है. वो एक समझा जाता है कि जो बातें हैं, जो आज्ञा दी जा रही है, वो आपको दी जा रही है. उसमें सब्जेक्ट तो होता है यू, लेकिन वो सिर्फ समझा जा सकता है, हम उसको सेंटेंस में एक्सप्रेस नहीं करते. जैसे शट द फ्रंट डोर, सामने का दरवाज़ा बंद करो. फाइंड माई लेदर जैकेट, मेरे लेदर की जैकेट को ढूंढो. क्लीन योर रूम, अपने कमरे को साफ करो. इन तीनों ही सेंटेंसेस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है. अगर हम प्रश्न भी पूछें जैसे कौन कमरे को साफ करे, कौन जैकेट को ढूंढे और कौन दरवाज़ा बंद करे, तब भी आंसर नहीं मिलता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा है. लेकिन अगर यही सेंटेंसेस हम किसी से कहते हैं जैसे शट द फ्रंट डोर, सामने का दरवाज़ा बंद कर दो, तो समझा जा सकता है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो यू है, राइट. तुम सामने का दरवाज़ा बंद कर दो, अगर हम ये किसी से कह रहे हैं तो यहाँ पर समझा जा रहा है कि सब्जेक्ट यू है. तो ऐसे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो समझा जा सकता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया जाता. सेंटेंसेस दैट बिगिन विद देयर, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो देयर से शुरू होते हैं. इन सच सेंटेंसेस
देयर इज़ नॉट द सब्जेक्ट। ऐसे वाक्यों में देयर सब्जेक्ट नहीं होता है, ये कर्ता नहीं होता है। हम काफ़ी मिस्टेक करते हैं देयर को सब्जेक्ट समझकर, लेकिन ऐसे वाक्यों में देयर सब्जेक्ट या कर्ता नहीं होता। इट merely signals that the true subject will soon follow। ये संकेत देता है, ये देयर जो होता है ये संकेत देता है कि जो ट्रू सब्जेक्ट है, जो वास्तव में कर्ता है, वो कुछ ही देर में यूज़ होगा। ठीक है, देयर के कुछ ही देर बाद हम ट्रू सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में देयर सब्जेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर 3 stray kittens covering under our porch steps this morning। आज सुबह हमारे बरामदे की सीढ़ियों के नीचे 3 आवारा बिल्ली के बच्चे थे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है, सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए। पहली बात, देयर इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो कौन सीढ़ियों के नीचे था? 3 stray kittens, 3 आवारा बिल्ली के बच्चे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वो है 3 stray kittens, 3 आवारा बिल्ली के बच्चे, ना कि देयर। देयर आर गर्ल्स इन क्लासरूम्स। कक्षाओं में छात्राएं हैं। तो कक्षाओं में कौन है? गर्ल्स। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है गर्ल्स। तो इस तरह हम सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे। जहाँ पर देयर होता है ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट हो। सिंपल सब्जेक्ट, कुछ वाक्यों में हम सिंपल सब्जेक्ट का भी यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं कि सिंपल सब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका यूज़ किस प्रकार किया जाता है। अ सिंपल सब्जेक्ट इज़ अ सब्जेक्ट दैट हैज़ जस्ट वन नाउन और प्रोनाउन एज द फोकस ऑफ द सेंटेंस। जो सिंपल सब्जेक्ट होता है वो वैसा सब्जेक्ट होता है जिसके पास केवल एक ही नाउन हो या फिर एक प्रोनाउन हो और वही सेंटेंस का मेन फोकस होता है। वो होते हैं हमारे सिंपल सब्जेक्ट। जैसे थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया। इस एग्जाम्पल में थॉमस एडिसन एक सिंगल सब्जेक्ट है, एक सिंगल नाउन है। ठीक है, इसमें हमने किसी भी मॉडिफायर का यूज़ नहीं किया है जो सब्जेक्ट की कोई विशेषता बताता हो, जो इसे मॉडिफाई करता हो। ये एक सिंपल सब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है। ठीक है, वह सिंपली एक किताब पढ़ता है। तो ये एक सिंपल सब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने सिर्फ एक प्रोनाउन का ही यूज़ किया है सब्जेक्ट के तौर पर। तो ये होते हैं सिंपल सब्जेक्ट जिनमें सिर्फ एक ही नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो और वो ही सेंटेंस का मेन फोकस होता है। कंपाउंड सब्जेक्ट, अ सेंटेंस में हैव अ कंपाउंड सब्जेक्ट। एक सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट का भी यूज़ किया जा सकता है। अब ये कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होते हैं? A subject consisting of more than one noun or pronoun। जिन सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा नाउन या फिर प्रोनाउन हो। ठीक है, मान लीजिए एक सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है उसमें एक से ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन का यूज़ किया जा रहा है। जैसे द डॉग एंड कैट हेट ईच अदर। कुत्ता और बिल्ली एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के रूप में 2 नाउन का यूज़ किया है, डॉग एंड कैट। ठीक है, अगर हम सिर्फ डॉग लगाते या फिर सिर्फ कैट लगाते तो ये होता सिंपल सब्जेक्ट, लेकिन हमने एक से ज़्यादा नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज़ किया है तो ये हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट। द डॉग एंड द कैट hate each other। Second example, rivers, lakes and streams are polluted। नदियाँ, झीलें और धाराएं प्रदूषित हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ एक की बात कर रहे होते, जैसे हम कहते रिवर इज़ पॉल्यूटेड या फिर लेक इज़ पॉल्यूटेड या फिर स्ट्रीम इज़ पॉल्यूटेड, तो ये सिंपल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता।
लेकिन हमने तीनों को ही एक साथ यूज़ किया है, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गए। सिंपल सी बात है, सिंपल सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही होता है और कंपाउंड सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन का यूज़ होता है। अब हमने सेंटेंस का एक पार्ट तो पढ़ लिया जो है सब्जेक्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट जो है प्रेडिकेट यानी विधेय। अब प्रेडिकेट 3 टाइप का हो सकता है। या तो ये सिर्फ वर्ब हो सकता है जिसका अर्थ होता है क्रिया, या फिर ये हो सकता है ऑब्जेक्ट जिसका अर्थ होता है कारक या कर्म, या फिर ये हो सकता है कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक जो किसी चीज़ को कंप्लीट करता हो। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले वर्ब से यानी क्रिया। वर्ब, अ वर्ड used to describe an action, state or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence. एक शब्द जिसका उपयोग किसी क्रिया, स्थिति या घटना का वर्णन करने के लिए हो और वाक्य के विधेय के मुख्य भाग को बनाने के लिए किया जाता हो। जो वर्ब होती है यानी क्रिया, वो एक ऐसा शब्द है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, किसी स्थिति या घटना का वर्णन करने के लिए, और ये प्रेडिकेट का एक मेन पार्ट होता है। एक विधेय का एक मुख्य भाग बनाने के लिए भी हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे जॉन रन्स, जॉन भागता है। तो कौन भागता है? जॉन। जॉन तो एक हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन जॉन एक कार्य कर रहा है, वो है भागना। तो रन यहाँ पर वर्ब है और ये प्रेडिकेट भी है। माया इज़ स्लीपिंग, माया सो रही है। माया यहाँ पर सब्जेक्ट है और इस स्लीपिंग वर्ब के अंदर आता है और साथ ही ये प्रेडिकेट है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो कौन पढ़ रहा है? मैं। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। और एम रीडिंग, एम और रीडिंग दोनों ही वर्ब हैं और ये इस सेंटेंस में प्रेडिकेट हैं। तो वर्ब का अर्थ होता है किसी कार्य को करना, किसी घटना का वर्णन करना। अब वर्ब के बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट को, जिसको हम हिंदी में कहें तो कर्म या फिर कारक। A verb may be followed by an object that completes the verb's meaning. क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग किया जा सकता है क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए। अभी हमने देखा था कि प्रेडिकेट के रूप में हम वर्ब का यूज़ कर रहे थे और वो सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग था। जैसे हमने एक सेंटेंस देखा था, जॉन रन्स, जॉन भागता है। तो ये एक सेंटेंस हमें पूरा मीनिंग दे रहा है। लेकिन कुछ कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के, बिना कर्म के एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाती। उनके लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर सीक्रेट एडमायरर गेव हर अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। उसके गुप्त प्रशंसक ने उसे फूलों का गुलदस्ता दिया। इस सेंटेंसेस में से अगर हम ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, जो है अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हटा देते हैं तो इसका मतलब अधूरा रह जाता है। हर सीक्रेट एडमायरर गेव हर, उसके गुप्त प्रशंसक ने उसे दिया। क्या दिया? इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, जो है अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में, आई होप दैट दे विन द नेक्स्ट गेम, मुझे आशा है कि वे अगला खेल जीतें। ठीक है, अगर हम सिर्फ यहाँ पर वर्ब लगाकर छोड़ देते हैं और ऑब्जेक्ट को नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब अधूरा रह जाएगा। जैसे आई होप दैट दे विन, मुझे आशा है कि वे जीतें। क्या जीतें? किसे जीतें? इसके लिए हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे इस सेंटेंस को पूरा मीनिंग देने के लिए। ऑब्जेक्ट है द नेक्स्ट गेम। आई होप दैट दे विन द नेक्स्ट गेम, मुझे आशा है कि वे अगला खेल जीतें। तो यहाँ पर अगला खेल ऑब्जेक्ट है, कर्म है।
तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे वर्ब के बाद एक सेंटेंस को इसका कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, साथ ही हम इसका यूज़ एज अ प्रेडिकेट कर सकते हैं। अब इन सेंटेंसेस में हर सीक्रेट एडमायरर सब्जेक्ट है, बाकी सब कुछ प्रेडिकेट है, क्योंकि गेव एक वर्ब है जो प्रेडिकेट के अंदर आता है। ऐसे ही अ बकेट ऑफ फ्लावर ऑब्जेक्ट है जो प्रेडिकेट के अंदर आता है। तो हर सीक्रेट एडमायरर सब्जेक्ट और बाकी सब कुछ प्रेडिकेट। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में आई और दे सब्जेक्ट हैं और बाकी सब कुछ प्रेडिकेट। नेक्स्ट, प्रेडिकेट का थर्ड पार्ट जो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, किसी चीज़ को जो कोई पूरा करता हो। अ कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड, phrase or clause that is necessary to complete the meaning of a given expression। एक पूरक एक शब्द है, वाक्यांश है या फिर एक खंड है जो एक दी हुई अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन का अर्थ पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। अगर हमें कोई सेंटेंस, कोई एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें एक पूरक की यानी एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है, और वो एक प्रेडिकेट के रूप में भी कार्य करता है। तो देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट के एग्जाम्पल। चॉकलेट्स आर डिलीशियस। चॉकलेट स्वादिष्ट होती हैं। अब जो यहाँ पर डिलीशियस है, ये है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है चॉकलेट्स आर डिलीशियस, तो जो वर्ड डिलीशियस है वो एक कॉम्प्लीमेंट है और चॉकलेट जो कि एक सब्जेक्ट है उसके अर्थ को पूरा करता है। जबकि सेकेंड एग्जाम्पल में चॉकलेट मेक्स तान्या हैप्पी, जो चॉकलेट है वो सब्जेक्ट है, मेक्स है वो वर्ब है, लिंकिंग वर्ब जो दो फ्रेजेस को लिंक करती है, जोड़ती है। तान्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और जो हैप्पी है वो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर जो हैप्पी है वो कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ कहेंगे चॉकलेट्स मेक्स हैप्पी, चॉकलेट खुश करती है, तो ये अर्थ अधूरा है। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, चॉकलेट्स मेक्स तान्या हैप्पी, चॉकलेट्स तान्या को खुश करती हैं। तो जो हैप्पी है वो ऑब्जेक्ट का मतलब पूरा कर रहा है, ऑब्जेक्ट का जो मीनिंग है उसे कंप्लीट कर रहा है। तो ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और एग्जाम्पल देखते हैं। अलजेब्रा इज़ डिफ़िकल्ट, बीजगणित कठिन है। यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट है ये कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान रखिए कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होते, ठीक है, वो सिर्फ एक सेंटेंस या एक्सप्रेशन का एक मीनिंग जो होता है उसे सिर्फ कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अलजेब्रा इज़ डिफ़िकल्ट, बीजगणित कठिन है। यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट है, जो कॉम्प्लीमेंट है, वो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है। तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जबकि सेकेंड एग्जाम्पल में प्रैक्टिस मेक्स अलजेब्रा इजी, अभ्यास बीजगणित को आसान बनाता है। तो यहाँ पर जो अलजेब्रा है वो है हमारा ऑब्जेक्ट और इजी ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या आसान बनता है? अलजेब्रा। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, एक ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, इजी शब्द। तो ये यहाँ पर है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट का प्रेडिकेट के रूप में। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.